गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.10। नाम तो आपको मालूम ही है, चैप्टर का नेम है समाकल यानी इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न समाकलों का मान प्रतिस्थापन, यानी कि हमें जो आपके पास समाकल हमें निकालने हैं उनका मान निकालना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम एक फंक्शन को क्या लेंगे, इसकी जगह में कुछ दूसरा फंक्शन पुट करेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। कर देखेंगे कैसे होगा, का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, आपको जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन का साइन है 0 to 1, यानी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, x/x² + 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना ये होता है कि हम, जैसे कि आपने पहले भी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया था, समाकल जब हम निकालते थे x² + 1 को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे t ले लेंगे। अब इसको t लेके बच्चों क्या फ़ायदा है कि जब आपको पता है कि x² + 1 को हम जब t रखेंगे, यानी कि इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, x² + 1 की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट किया, t। तो हमें क्या करना होता है, इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन तुरंत करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू dt/dx होना था, लेकिन dx को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x² का 2x, dx = dt। अब यहाँ पे देखिए x dx है, तो इस 2 को मैं कहाँ रख दूंगा, नीचे रख दूंगा। तो x dx = क्या हो जाएगा आपका dt/2। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके निश्चित समाकलन की, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट्स, हम क्योंकि हमारे पास लिमिट है 0 to 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो चेंज हो जाती है, यानी सीमा परिवर्तन करेंगे। सीमा परिवर्तन ऐसा होगा कि जब x = 0 है, जब x = हम लोअर लिमिट टेक करेंगे, जब x = 0 तब t की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ पे हमें पुट करना है। ठीक है, x² + 1 = t है, तो t की वैल्यू में मिल जाएगी। तो x = 0 तब t = क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह में 0 रखेंगे आप, तो 0 का स्क्वायर + 1, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 का स्क्वायर + 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि t की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर है, अब t की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी बच्चों आपकी 1। अब देखिएगा कि जब हम अपर लिमिट रखेंगे x = 1 तब t की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे आप, तो 1 का स्क्वायर + 1, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2। तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2 मिल जाएगी। क्लियर है, अब देखिएगा कि अब आपका जो नई लिमिट है वो मिल गई आपको 1 to 2, क्योंकि लोअर लिमिट पे क्या आई 1 आई, और अपर लिमिट यानी 1 पे क्या आई थी, अब 2 हो गई नई लिमिट। ठीक है, तो i = हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे इस वाले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको पता है कि x dx जो है हमारा किसके बराबर आ रखा था, dt/2 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आया, dt/2। तो 1/2 जो है वो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन का साइन, यानी कि 0 to 1 जो लिमिट थी वो चेंज होकर अब आ चुकी है आपकी 1 to 2, तो 1 to 2, और x dx को क्या रख दिया मैंने, जैसे बोला dt रख दिया। ठीक है, 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो dt अपॉन और x² + 1 क्या मान रखा मैंने, t, तो यहाँ पे आ जाएगा t। क्लियर है, सारी वैल्यूज़ मैंने अभी जो आपको बताया कैसे कैसे पुट की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल 1/2। अब यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा 1/t, या 1/t तो क्या होता है आपका log t। इसका क्या होता है समाकल, 1/t का क्या होता है, 1/dt क्या होगा, log t होगा। और आपको पता है कि फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, t की जगह में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है 2 है, तो 1/2 ब्रैकेट क्लोज log 2 - log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, log 1/2 log 2, तो 1/2 log 2 - 0, जैसे मैंने कहा log 1 की वैल्यू 0, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 1/2 log 2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है i = मैंने ऑलरेडी लिख दिया, i = इंटीग्रेशन का साइन है 0 to π/2 रूट sin phi cos पावर 5 d5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास, एक है साइन के फॉर्म में, एक है कॉस के फॉर्म में, तो किसको हम सब्स्टिट्यूट करें, टी के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा sin phi, मैं क्या करूँगा यहाँ पे sin phi को मैं क्या करूँगा टी रख दूँगा। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा अभी आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। sin phi जैसे आप टी रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा phi के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा sin phi का cos phi d phi = dt।
जैसे आप प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने कहा कि आप कुछ भी रखते हैं, उसके बाद आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकल करते हैं, उसके बाद लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, सीमाएं दे रखी है, तो सीमाएं चेंज होती है अगर आपने किसी फंक्शन की जगह में कोई फंक्शन पुट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा बात जब फाई इक्वल टू जीरो है, जब सबसे पहले मैं लोअर लिमिट को लेना चाहूँगा, जब फाई इक्वल टू जीरो है तब टी बराबर क्या आएगा, यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। तो साइन जीरो, क्योंकि फाई की जगह मैं जीरो रखूँगा, तो साइन जीरो इक्वल टू टी, और साइन जीरो की वैल्यू देखो यहाँ पे, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर साइन फाई इक्वल टू आपने टी लिया है और आप साइन जीरो रखते हैं, तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, टी की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टी इक्वल टू जीरो। और जब फाई इक्वल टू अपर वैल्यू आप अपर लिमिट रखेंगे पाई बाय टू, तो यहाँ पे अगर पाई बाय टू रखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे साइन पाई बाय टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, वन, यानी कि साइन 90। पाई बाय टू का मतलब क्या हुआ, 90 हुआ। तो इसका मतलब टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। तो इसलिए आपके पास जो नई लिमिट आई प्यारे बच्चों, वो आएंगे आपके पास 0 to 1। अब क्या करूँगा मैं, आई इक्वल टू, यहीं से क्वेश्चन को लेके चलूँगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट मैंने चेंज कर दी, 0 to 1 लिख लिया। अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 थी, यहाँ मैंने क्या कर दिया 4 5 इंटू कॉस 5, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर ये कॉस की पावर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावर 5 भी तो आएगी, d5। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कॉस की पावर जो 4 है उसको भी ब्रेक कर सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कॉस की पावर 4 में उसको ब्रेक किया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर और कॉस 5 d5। अब देखिएगा प्यारे बच्चों कि जो मैंने वहाँ पे टी लिया था, तो कॉस 5 d5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो वहाँ पे कॉस 5 d5 इक्वल टू क्या रखा मैंने, बोला था वहाँ पे टी आ जाएगा। आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे कॉस 5 d5 इक्वल टू क्या है, dt रखेंगे आप। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन 0 to 1 रूट साइन 5 कॉस स्क्वायर 5 को फिर मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यानी कि कॉस स्क्वायर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर जाएगा, तो वैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर डॉट, यानी कि प्रोडक्ट कॉस 5 d5। अब वहाँ पे हमने जो जो कंसिडर किया था, मैंने वहाँ पे आपको पता है कि शुरू में मैंने क्या किया था, साइन 5 को क्या लिया था, टी, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो रूट टी। यहाँ पे साइन 5 को क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं साइन 5 की जगह में क्या रख सकता हूँ, टी रख सकता हूँ। देखो 1 माइनस यहाँ पे साइन 5 की जगह में क्या रखें, जैसे यहाँ पे रखा मैंने टी, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर, और कॉस 5 d5 क्या किसके बराबर आया था, dt के बराबर। अब इसको प्यारे बच्चों में खोलूँगा, ओपन करूँगा, क्योंकि आइडेंटिटी है 1, यानी a माइनस b का, ये a है, ये माइनस बी लिखेंगे का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बाद में देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम रूट टी को लिख सकते हैं टी के पावर हाफ, जैसे आपने देखा, और मैंने जैसे कहा था आइडेंटिटी लगानी है a माइनस बी का, तो फॉर्मूला खुल के आएगा आपका 1, यानी 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और आपको लास्ट में पता है dt हमने लगाना है, ठीक है। ये कहाँ से आया था, अभी मैंने आपको बताया था जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो वहाँ पे t 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये आपका बन के आएगा। अब इसको क्या करना है कि इसको हम सेपरेट करेंगे, 0 to 1 सेपरेट मतलब अलग अलग लिखेंगे। इंटीग्रेशन का साइन 0 to 1, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ, तब टी स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये टी की पावर हाफ dt का मल्टीप्लाई प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 टी की पावर हाफ और टी की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा, जैसे आपको पता है, माइनस, ये माइनस है, 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण, और इंटीग्रेशन 0 to 1 टी की पावर हाफ का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंदर सब में देखो टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ, क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो आपको पता है यहाँ टी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था, तो यहाँ पे हमने इसको रखेंगे dt। इसको सॉल्व करेंगे, टी की पावर हाफ का समाकल क्या होता है, आपको पता है कि जितनी भी पावर रहती है उसमें हम क्या करते हैं, समाकल करते समय एक पावर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर, इसमें ऐड करोगे 1 तो क्या हो जाएगा भाई, 1 हाफ प्लस 1 क्या होता है, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, नीचे भी आएगा ना, और यहाँ पे आपको पता है कि ब्रैकेट क्लोज करके लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रख लेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करने वाली बात है, इंटीग्रेशन का साइन 0 to 1, यहाँ पे पहले इनको देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 4 कितना होगा, 1/2 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा 9/2, 1/2 में 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 9/2 आएगा, और dt माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे भी क्या करोगे आप, 1/2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5/2
और लास्ट में क्या आ जाएगा डी टी, यानी टी की पावर 5/2 डी टी। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 3/2 है वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ऊपर घूमेगा तो क्या होगा 2/3। और यहाँ पे हम साथ साथ मैंने क्या कर दिया है, आपको पता है कि अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो 1 टी की जगह में 1 रखेंगे तो टी 1 की पावर 3/2 तो 1 ही आएगा। फिर माइनस करते हैं, फिर टी की जगह में 0 रखते हैं तो 0 हमने रख लिया। फिर प्लस यहाँ पे भी वही करना है, क्योंकि अभी मैं समाकल कर रहा हूँ, टी की पावर 9/2 में 1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 ऐड करोगे तो क्या होगा ये टी की पावर 11/2, नीचे भी 11/2 और ब्रैकेट क्लोज करके लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट -2। टी की पावर 5/2 में भी फिर से समाकल होगा तो 1 ऐड होगा, तो टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2 और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज करके 0 to 1 लगा दिया। क्लियर है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/3 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसके साथ मीन्स 1 के साथ, तो 2/3 प्लस ये यहाँ पे 11/2 अपॉन में, तो ये ऊपर घूम के 2/11 हो जाएगा। यहाँ पे भी फिर मैं अपर लिमिट रखूँगा -0 करूँगा, तो यानी कि टी की पावर 11/2, तो यानी कि 1 रखूँगा पहले टी की जगह में, तो 1 की पावर 11/2 -0, तो 1 की पावर 11/2 क्या होगा 1 ही होगा, तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 रख लिया। यहाँ पे भी 7/2 है तो ये 2/7 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, क्योंकि पहले अपर लिमिट रखा, तो 1 की पावर 7/2, तो 1 की पावर अगर 7/2 होगी तो 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/3 प्लस 2/11 -2 to the 4/7। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 3 × 11 × 7 मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे जब सबसे पहले जब 3 का हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 यहाँ पे देखेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 तो यहाँ है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मतलब क्या बचेगा 11 और 7, तो 2 × 11 × 7 प्लस एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे 11 है तो 11 को छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 2 × 11 को छोड़ दो यहाँ पे, तो 3 × 7, 3 × 7 बचा माइनस साइन, यहाँ पे 7 है तो 7 को छोड़ के जो बच रहा है 3 और 11, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 और 11 का, तो 4 × 3 × 11। इसको सॉल्व करके बच्चों 154 आएगा, 154 आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 × 11 तो 132 आपके पास आएगा, अपॉन इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आया 231। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 64/231, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, I = इंटीग्रेशन साइन 0 to 1 लिमिट है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² ब्रैकेट क्लोज dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि जो ये वाला शेप आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एक फार्मूले का शेप है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या रखनी है, tan थीटा हमने रखनी है। लेकिन जैसे हम tan थीटा रखेंगे तो वैसे ही इसका समाकल करते हैं जैसा आपको पता है, तो यहाँ पे हो जाए, सॉरी समाकल नहीं, डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे अवकलज। तो x = tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx = क्या हो जाएगा sec², इसका क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा sec tan थीटा क्या होता है sec² थीटा d थीटा। ठीक है, इसका समाकल हमने किया। अब यहाँ पे आपको पता है कि जैसे ही हमने समाकल किया तो हम यहाँ पे पहले इसको पुट कर लेते हैं। वैसे तो लिमिट चेंज होनी थी, लेकिन लिमिट चेंज मैं नेक्स्ट स्टेप में कर लूँगा, पहले आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो I = हो जाएगा आपका 0 to 1, जो पहले से थी लिमिट, अभी चेंज नहीं की मैंने, अभी चेंज करूँगा। साइन इनवर्स यहाँ पे x की जगह में आप इसको रख लीजिए 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और यहाँ पे dx की जगह में क्या कर लिया आपने sec² थीटा d थीटा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। ध्यान देना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एक ये भी होता है प्यारे बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा sec² थीटा d थीटा। ये क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। तो ये 2 तो कांस्टेंट होने के कारण मैंने बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन साइन के बाहर, तो 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा sec² थीटा d थीटा। अब मैंने जो कहा था आपसे कि जो हमने पुट किया था यहाँ पे x = tan थीटा और फिर उसका डिफ्रेंसिएशन क्या था dx, तो क्या होगा वहाँ पे dx = क्या था sec² थीटा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेंगे प्यारे बच्चों। आपके पास आपको जैसे पता है कि x = क्या है, इसमें जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसी में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे कि जब आपके पास थीटा = क्या हुआ, जब x = क्या था, जब x = था आपका लोअर लिमिट यानी कि 0। सबसे पहले लोअर लिमिट में बात करते हैं, 0 थी, तो x = जब 0, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो 0 = क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि tan थीटा भाई अगर 0 है, 0 = tan थीटा, तो थीटा इसका मतलब क्या होगा
टेन थीटा की वैल्यू किस पे आएगी 0, थीटा जब क्या होगा आपका 0 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। अब यहाँ पे बात आती है, हम अपर लिमिट रखते हैं। अगर अपर लिमिट में यानी कि x इक्वल टू आपके पास टेन थीटा है और यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, जब x इक्वल टू क्या रख दूँ 1 रख दूँ, तो 1 इक्वल टू टेन थीटा। तो आपको पता है कि 10 में 10 की जो है जो वैल्यू होती है 1, वो थीटा इक्वल टू π/4 होने पर होती है। π/4 वाला 45 होने पर होती है। तो यहाँ पे अगर 1 इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, आप देखेंगे थीटा इक्वल टू क्या होगा π/4 हो जाएगा। तो आपकी लिमिट जो है वो चेंज होगी, अब आ गई। अब इसी क्वेश्चन में रख दूंगा दोबारा से, तो 2 इंटी देखो यहाँ पे 2 था, तो 2 इंटीग्रेशन साइन 0 to 1 की जगह में अब आ जाएगा आपका 0 to π/4। और यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो तो बना बुना है थीटा डॉट यानी कि थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे खंडशः समाकलन करने पर या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, तो करते हैं वही हम करेंगे, आइलेट रूल का यूज़ कर देंगे। आइलेट का आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको पता है ये एल्जेब्रिक माना जाएगा और इस ट्रिग्नोमेट्रिक माना जाएगा। तो एल्जेब्रिक क्या आता है, फर्स्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ जाएगा सेकंड। इसको हम फर्स्ट लेंगे, इसको हम लेंगे सेकंड। तो करें वही, आपको पता है फॉर्मूला खंडशः समाकलन करना। तो फॉर्मूला है बच्चों आपके पास फर्स्ट इंटीग्रेशन का साइन सेकेंड डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी थीटा का होल डी थीटा और बाहर से लिमिट आ जाएगी 0 to π/4। तो फटाफट से करेंगे इसको, क्योंकि मैं इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा इंटीग्रेशन सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का होता है आपका समाकल टेन थीटा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे 0 to π/4 यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे माइनस है इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है डी थीटा, क्योंकि ये तो टेन थीटा हो गया, लेकिन ये बाहर से डी थीटा है तो डी थीटा आ जाएगा 0 to π/4। चाहे आप लिमिट यहाँ पे भी लिख सकते हैं 0 to π/4 यहाँ से हटा के, लेकिन चलो मैंने पहले से ही लिख रखी है बाहर से, तो 0 to π/4 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आ जाएगा आप 2। अब आपको पता है इसका समाकल हो चुका है, तो पहले अपर लिमिट आएगी, तो थीटा की जगह में रखेंगे हम π/4 डॉट 10 π/4 माइनस 0 इंटू 10 0, तो 0 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा होता है आपका माइनस लॉग कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस लॉग, तो माइनस पहले से था, एक माइनस और आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, माइनस लॉग कॉस थीटा, तो एक माइनस यहाँ से आया, एक माइनस आया तो प्लस हो जाएगा। फिर इसका आपका समाकल हो चुका है, तो 0 to π/4 आपने लिमिट लगा ली। यहाँ पे देखिए 2 अगले लाइन में आ जाएगा π/4, ये आपको पता है 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू 1, तो π/4 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने π/4 लिख लिया, क्योंकि प्रोडक्ट में π/4 ही आना था उसमें मल्टीप्लाई करके। प्लस अपर लिमिट लॉग कॉस π/4 माइनस लॉग कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख ली। 2 π/4 प्लस लॉग कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, क्योंकि कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 माइनस लॉग कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट क्लोज π/4 प्लस log 1/√2 माइनस log 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको पता ही। अब देखिएगा ये 0 हो गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसका 2 का, तो 2 इंटू π/4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई से आओ 2 log 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 है नीचे, तो π/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लॉग का रूल लगा रखा मैंने, यहाँ पे माइनस लिख लिया 2 log√2, क्योंकि 1/√2 था। आप इसको मैं 1/√2 को क्या लिखना चाहता हूँ, सिर्फ √2, तो माइनस लग जाएगा। मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखा रखा है प्यारे बच्चों इसमें, कि अगर सपोज कभी मैंने एक बार लिखा होगा आपको कि लॉग आपका लॉग माइनस लॉग m है और आप इसको पॉजिटिव लिखना चाहते हो, यानी कि माइनस हटाना चाहते हो, तो इसको लिख सकते हो आप log 1/m। तो खुद सोचो कि अगर आपके पास ये कंडीशन है, ठीक है, ये बराबर ये होता है, तो इसका मतलब log 1/m को अगर मैं लिखना चाहता हूँ log m, तो इसका मतलब मैं क्या लगा दूंगा, उसमें माइनस लगा दूंगा। यहाँ पे क्या है, log 1/√2 है, अब मैं लिखना चाहता हूँ इसका √2 log √2, ठीक है, ये लिखना चाहता हूँ मैं, तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है, मतलब माइनस log m इक्वल टू होता है log 1/m, यानी नेगेटिव साइन हट के प्लस हो गया। लेकिन अगर आपके पास प्लस वाला है, जैसे ये प्लस वाला है, इसको आप लिखना चाहते हैं 1/m को m में, तो इसका मतलब 1/m का m तभी बनेगा जब यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो 1/√2 तभी होगा जब यहाँ पे माइनस लगाना आपको पड़ेगा। अब देखिए π/2 माइनस लॉग और √2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1/2, क्योंकि √2 को तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 1/2। क्लियर। अब क्या होगा कि π/2 तो ये पहले से ही है, और ये 1/2 आपको पता है लॉग का रूल क्या होता है, एक लॉग ये भी तो होता है, log m की पावर n होता है, तो क्या होता है आपका n log m हो जाता है। ठीक है, ये होता है ना, समझ में बात आई, log m की पावर n इक्वल टू होता है आपका n
log m, ये n आगे आपका आ जाता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वैसे ही 1/2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 2 × 1/2 log 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो π/2 माइनस log 2 आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।